दोस्तों नमस्कार। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि वैक्सीन लगने के बाद कई लोगों में वैक्सीन कारगर नहीं हो रही है। ऐसी खबरें सुनने में आती हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड की बीमारी हो गई, या कुछ ऐसी खबरें भी सुनने को आती हैं कि वैक्सीन लगने के बाद यानी कि 2 डोज लेने के बाद भी अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो हमें इस बात को समझना होगा कि कोई भी वैक्सीन 100% कारगर नहीं है। हर वैक्सीन की अपनी क्षमताएं हैं। कोई 70%, कोई 80%, कोई 90% एफिकेसी वाली है। वैक्सीन्स अपना काम कर रही हैं, लेकिन वैक्सीन्स को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारण हैं। उनमें से कई कारण मैंने पिछले एपिसोड में बता दिए थे। अगर आप उन्हें देखना चाहें तो फिर से देख लीजिए, ये सारे कारण क्लियर हो जाएंगे। उसमें से एक बात मैंने बोली थी कि अदर कॉजेज। तो आज के इस एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा कि वो कौन से कारण हैं जिनसे वैक्सीन की जो एंटीबॉडी बनाने की क्षमता है उस पर प्रभाव पड़ता है। वैक्सीन को प्रभावित करने वाले कारणों को हम 8 भागों में बांट सकते हैं। ये 8 भाग हैं: इंट्रिंसिक होस्ट फैक्टर, पेरीनेटल होस्ट फैक्टर, एक्सट्रिंसिक होस्ट फैक्टर, बिहेवियरल फैक्टर्स, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, एनवायरनमेंटल फैक्टर्स, वैक्सीन फैक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन फैक्टर्स। इन पर सरसरी निगाह डालने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि एक वैक्सीन को अपने आप को साबित करने के लिए कम से कम 4 दर्जन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो वैक्सीन का शरीर में एंटीबॉडीज़ को बनाना कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। फिर भी वैक्सीन अधिकांश केसेस में यानी कि बहुत ज़्यादा प्रतिशत में अपना काम बखूबी करे जा रही है। पहला कारण है टोबैको यानी कि तंबाकू और उससे बने हुए तमाम उसके प्रोडक्ट, जिसमें कि बीड़ी, सिगरेट, गुटखा सब आते हैं। संयोग से कल 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे भी है, इसलिए तंबाकू पर चर्चा बहुत प्रासंगिक हो जाती है। तमाम शोध में ये देखा गया है कि तंबाकू शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स को काफ़ी कम कर देती है और एंटीबॉडीज़ जो हैं उनका क्षरण या उनकी वैनिंग यानी कि उनके कम होने की दर को अधिक बढ़ा देती है। जो एंटीबॉडीज़ ज़्यादा समय तक रुकनी चाहिए, तंबाकू का प्रयोग करने से उनका क्षरण यानी उनके हटने में तेज़ी आ जाती है, शरीर से वे जल्दी चली जाती हैं। तो तंबाकू का प्रयोग ना करें। इस मौके पर जो कल का दिन है बहुत प्रासंगिक है। मेरा आपसे अनुरोध है कि तंबाकू का सेवन अगर आप करते हैं तो इसे हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। ये आपका अपने शरीर पर बहुत बड़ा उपकार होगा। तंबाकू ना केवल कोविड मैनेजमेंट में प्रभाव डाल रही है बल्कि तमाम गंभीर बीमारियों को भी कर रही है। तो एक आदत बदलने से आप अपने जीवन में अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। दूसरा कारण है अल्कोहल यानी कि शराब। दुनिया के अनेक विशेषज्ञों की राय है कि शराब हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। तो ऐसा बताया जाता है कि जब आप वैक्सीन लेने जाएं तो उसके करीब 1 हफ्ते पहले से लेकर दूसरी डोज लेने के 40 दिन के बाद तक शराब का सेवन ना करें, बंद कर दें। इससे जो आपके शरीर का इम्यून सिस्टम है वो नॉर्मली काम करता रहेगा और एंटीबॉडी प्रोडक्शन में काफ़ी मदद करेगा। हालांकि ये कोई पक्की रिसर्च नहीं है, एजम्पशन है, तो इसमें आप अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप राय मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। तीसरा कारक है नियमित एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम। ऐसा देखा गया है कि जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ को बनाने की क्षमता व्यायाम ना करने वालों की अपेक्षा करीब 50% ज़्यादा हो जाती है। नियमित व्यायाम आपके शरीर में इम्यूनोग्लोबिन को बढ़ाने में भी मदद करता है। तो ऐसी राय दी जाती है कि वैक्सीनेशन के पहले और बाद यानी कि आप एक अपनी आदत बना लें कि नियमित व्यायाम करते रहें। ये व्यायाम किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इंडोर घर के अंदर का भी हो सकता है और घर के बाहर का भी हो सकता है। ज़रूरी ये है कि आप नियमित व्यायाम करते रहें, भले उसको थोड़ा करें या ज़्यादा करें। अगला कारण है तनाव। मानसिक तनाव अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये तनाव एक्यूट हो यानी कि हाल फिलहाल में हो, या बहुत लंबे समय से चल रहा हो यानी कि क्रोनिक हो।
तनाव की कंडीशन में एंटीबॉडीज़ के बनने की दर कम हो जाती है और जो शरीर का एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स है इन्फेक्शन के लिए उसमें भी कमी आती है। तो विशेषज्ञों की राय है कि तनाव को दूर करें। आप अपने आप से कोशिश करें, अगर उसमें सफल नहीं हो रहे हैं तो विशेषज्ञों की मदद लें, क्योंकि तनाव का मैनेजमेंट अगर आपने कर लिया तो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में, एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। अगला कारण है एक अच्छी नींद। आमतौर पे 8 घंटे की नींद को बहुत अच्छा माना जाता है और ऐसा शोध में देखा गया है कि जो लोग 5 घंटे से कम की नींद लेते हैं उनके शरीर में एंटीबॉडीज़ के बनने का रिस्पॉन्स बहुत कम हो जाता है और ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसलिए विशेषज्ञों की सलाह है कि वैक्सीन लेने जाने के कुछ दिन पहले से आप अच्छी नींद लेना आरंभ कर दें। नींद 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए और वैक्सीन लेने के बाद भी कई दिनों तक, यानी कि अगर लगातार हमेशा के लिए हो तो एक अच्छी नींद बेहद ज़रूरी है एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो आपकी नींद 7 से 8 घंटे की हमेशा होनी चाहिए, लेकिन वैक्सीन के 1 हफ्ते पहले से लेकर और कई हफ्तों बाद तक अगर हो तो वैक्सीन के बाद एंटीबॉडीज़ के बनने में बहुत मदद मिलती है। अगला कारक है पौष्टिक आहार, यानी कि न्यूट्रिशनल फूड। हम अक्सर सुनते हैं कि हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। हेल्दी डाइट में जो उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन उसका जो अंग है वो है हरी सब्जियां और फल। इनका नियमित सेवन करते रहना चाहिए। इनसे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और एंटीबॉडीज़ का जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वैक्सीन का वो भी बढ़ता है। तो हम अपने खाने में पौष्टिक आहार यानी कि हरी सब्जियां, फल, दही और जो फर्मेंटेड फूड है इनकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इससे इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा जो विटामिन डी है ये इम्यून बूस्टर की तरह काम करता है। आमतौर पे देखा जाता है कि सोसाइटी में ज़्यादातर लोगों का विटामिन डी का लेवल कम होता है, तो इसको भी अगर आप एक सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं, डॉक्टर की सलाह पर ले सकते हैं, तो इससे आपके शरीर में जो इम्यून रिस्पॉन्स है, एंटीबॉडी बनने की जो क्षमता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। अगला कारक है सोशल कनेक्ट। ऐसा देखा गया है कि जो लोग सामाजिक होते हैं, जिनका नेटवर्क बहुत अच्छा होता है, तमाम लोगों से जिनकी मित्रता होती है, जो सामाजिक कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे लोगों के शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स और इम्यूनिटी ये दोनों उन लोगों से बेहतर होती है जो सोशली इनएक्टिव होते हैं। तो अपने आप को सोशली एक्टिव बनाएं, लोगों से मिलते जुलते रहें, बातचीत करते रहें, तो इससे आपके शरीर में एक पॉजिटिविटी पैदा होगी जो आपके इम्यून रिस्पॉन्स को बेहतर करेगी। इस पर भी तमाम शोध हो चुके हैं और उसकी फाइंडिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि ऊपर जो तमाम सारे फैक्टर्स, कारक मैंने आपको बताए ये आपको समझ में आए होंगे। ये बहुत ज़रूरी कारक हैं जिन पर अगर हम ध्यान दें तो वैक्सीन के रिस्पॉन्स को हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। वैक्सीन की जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको अच्छा कर सकते हैं। इन पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इन पर अमल करिएगा। इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई सवाल हैं तो आप मुझे लिखकर भेजिए, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। इसमें जो बेल या घंटी नुमा बटन है उसे ज़रूर दबाइए ताकि मैं अपने वीडियो जब पोस्ट करूं तो इसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाए। अभी तक आपने जो सपोर्ट किया उसके लिए आपका आभार। बहुत जल्दी फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।